नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं राजस्थान CHO पेपर की आंसर की। दोस्तों ये पेपर होने से पहले मैंने आपको 7 मॉडल पेपर्स दिए थे जिनमें 140 क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए थे। इन 140 क्वेश्चंस में से 5 से 10 क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिए गए। वो अभी हम बात करेंगे कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपको इस एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो 5 से 10 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं ये आप सभी ने अच्छे से सही भी किए होंगे। जिन्होंने अच्छे से मॉडल पेपर्स को पढ़ा था उनकी बात हो रही है। बाकी जिन्होंने मॉडल पेपर को नहीं पढ़ा था या नहीं देखा था कि ये तो ऐसे ही चलते रहते हैं मॉडल पेपर्स तो है ना, तो इनको क्या पढ़ना है ऐसा वैसा, तो वो तो देखिए घर बैठ जाइए क्योंकि आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसकी कट ऑफ की बात करते हैं तो वो भी हम लास्ट में बात करेंगे कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है। फिलहाल अभी हम इस पेपर के आंसर की सॉल्व कर लेते हैं। अभी 5-7 दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से ज़्यादा मॉडल पेपर से आपको नहीं दे पाए और आंसर की भी लेट होने की वजह से यही है कि अभी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं आप लोगों को आंसर की नहीं दे पाया। चलिए फिर भी आज थोड़ा सा जल्दी में मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करूँगा। तबीयत आज भी ख़राब है, फिर भी मैं आपको आंसर की जो है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ जल्दी से जल्दी। क्वेश्चंस जो है वो आप लोग पढ़ लेना, मैं डायरेक्टली जो है आपको आंसर्स बताऊँगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और उसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इस पेपर के आंसर की सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है, लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को आपको क्या करना है, मैच करना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और मतलब स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि ऐसा क्वेश्चन जब आए तो कैसे क्या अटैम्प्ट आपको करना है, तो जिससे क्या होगा आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि एक या दो ऑप्शंस आपको वो चूज़ करने हैं जो आपको आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक तरफ आपको हार्मोन दे रखा है, दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है, टारगेट। कौन सा हार्मोन कहाँ पे टारगेट करेगा। मान लीजिए आपको ग्लूकागोन का पता नहीं है तो ये तो आपको पता होगा कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो कहाँ पे टारगेट करता है, गोल ब्लेडर पे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, आपके सामने दो ऑप्शंस है। मान लीजिए डी जो है उसमें फर्स्ट सी में भी है और बी में भी है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें गोनेडोट्रोपिन बिल्कुल ईजी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो गोनेडोट्रोपिन्स है इसका तो सबको पता है, ये आप 11th-12th से ही पढ़ते आ रहे हैं। गोनेडोट्रोपिन्स जो है वो ओवेरी पे काम करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन आपका गॉल ब्लैडर पे काम करता है। तो बाकी यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब आप एक मिला लीजिए। जैसे यहाँ पे तो एक को आपने जैसे ही मिलान किया, मैच किया, आपके सारे ऑप्शंस आ गए। जैसे गोनेडोट्रोपिन ओवेरी पे, यहाँ पे ए मेथड यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। यानी आपका ऑप्शन बी जो है, सॉरी, ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गोनेडोट्रोपिन जो है वो आपकी ओवेरी पे काम करेगा, एल्डोस्टेरोन जो है वो आपका रीनल ट्यूबल्स पे काम करेगा, ग्लूकागोन आपका लीवर सेल्स पे काम करेगा और जो कोलेसिस्टोकाइनिन है वो कहाँ पे टारगेट करेगा, गॉल ब्लैडर पे। जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो वो क्वेश्चन है जिसमें आपको बोनस मिलने वाला है। अब बोनस क्यों मिलेगा, देखिए आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। यहाँ पे हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हुई या फिर एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन सेट किया था तो एक्सेप्ट लगाना शायद भूल गया होगा, इस वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। देखिए अगर एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा जाता तो फिर आपका आंसर क्या जाता है, यहाँ पे ऑप्शन डी छाया। लेकिन यहाँ पे आपको पूछ लिया गया है इनमें से कौन से इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। बहुत सारे लोगों ने, किसी ने DMPA किया है, किसी ने अंतरा किया है, किसी ने NAT-EN किया है, चाहे तो किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन इनमें से A B C तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आप चूज़ करके आए होंगे। तो यहाँ पे जिसने जो भी ऑप्शन चूज़ कर दिया है सभी को क्या मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है। क्योंकि DMPA, अंतरा एंड NAT-EN ये तीनों ही क्या है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। DMPA को ही अंतरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है तीनों ऑप्शंस है। अगर यहाँ पे एक्सेप्ट दिया जाता तो फिर जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती, यहाँ पे बोनस नहीं दिया जाता आपको और आंसर भी आपका क्या हो जाता, फिर छाया हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव से है तो A, B एंड C तीनों सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को आपको क्या करना है, मैच करना है। एक तरफ कॉजेज दे रखे हैं तो दूसरी तरफ आपको ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन दे रखी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर्स में अच्छे से करवाया था और मैंने आपको याद भी अच्छे से करवाया था कि ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोल डस्ट। कोल डस्ट जो है इससे होती है आपकी एंथ्रेकोसिस। यहाँ पे इसके कोल डस्ट से क्या होती है, एंथ्रेकोसिस। तो देखिए ए जो है उसमें थर्ड कहाँ पे आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। जो आपका एक बच गया उसी में क्या आ रहा है, आपका
एंथ्रेकोसिस में जो कोल डस्ट है उससे एंथ्रेकोसिस यानी कि ए का थर्ड, तो यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलान करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो मिलान है ना वो आपको घर पे आके करना था। जिन्होंने ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे बैठे बैठे किया है उनके क्वेश्चंस रह गए होंगे, अटैम्प्ट भी नहीं किए होंगे पूरे क्वेश्चंस, ऐसा आपको ज़रूर लग रहा होगा अभी। लेकिन मैंने आपको यही बताया था कि जब आप एग्ज़ाम दो तो आपको एक या दो जो मैच वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक या दो का जब आप पता कर लेते हैं तो उसके बाद आपके सारे ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे और वो आपको ज़्यादा कुछ वहाँ पे मैच करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, कोल्डेस्ट जो है उससे क्या होता है आपका एंथ्रेकोसिस, एबेस्टोसिस से आपका होता है लंग्स कैंसर, आयरन से होता है आपका साइड्रोसिस, एरोमेटिक एमाइंस जो है इससे होता है आपका ब्लैडर कैंसर। तो आपको एरोमेटिक अमाइंस का नहीं पता था, तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि ज़्यादा जो है सोचने की बात ही नहीं है। यहाँ पे कोल डस्ट से एंथ्रेकोसिस हो रहा है तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें कोल डस्ट से क्या हो रहा है एंथ्रेकोसिस, यानी ए जो है उसका थर्ड आ रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सियल स्केलेटन इज कंप्राइज्ड ऑफ, जो एक्सियल स्केलेटन है वो किससे बना होता है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा एक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का करेक्टरिस्टिक नहीं है। नोट वाले एंड एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पे पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर में भी दिए गए थे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का कौन सा एक करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। फर्स्ट, मल्टी ऑर्गन डैमेज, बिल्कुल इसका फीचर है। गुड रेस्पॉन्स टू थेरेपी, ये नहीं है। नेक्स्ट, ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन टू यंगर ऑर्डर, या पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। यहाँ पे पूछा है नोट, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका गलत जवाब, यानी कि यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नोट फीचर, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है वो कौन सा है, गुड रेस्पॉन्स टू थेरेपी। बाकी जो है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में मल्टी ऑर्गन डैमेज होते हैं, 50 ईयर से अबव के लोगों को हाइपरटेंशन का जो रिस्क रहता है, बीपी जो है 180/110 होती है। तो ये तीन फीचर्स है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि एक प्रेग्नेंट वूमन है जो बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट खा रही है, ठीक है। वो हेल्दी डाइट लेने के बाद, ये जो हेल्दी डाइट और बैलेंस्ड डाइट ये महिला ले रही है, तो ये किससे प्रिवेंट करेगी हेल्दी डाइट, ये आपको सिंपल सा पूछा गया है। तो सबसे पहला है टू मच वेट गेन, बिल्कुल बचाएगी। नेक्स्ट, एनिमल इन्फेक्शंस इन मदर, बिल्कुल। नेक्स्ट, नॉर्मल बर्थ ऑफ बेबी, इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो यहाँ पे 1 2 3 ओनली, 1 2 4 ओनली, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। 1 2 4 जो है वो बिल्कुल सही है। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट जो प्रेग्नेंट वुमेन लेती है वो इन तीन चीज़ों से जो है वो प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल यहाँ पे पूछा गया है और सवाल में क्या पूछा गया देखिए, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, सिंपल सा सवाल पूछा गया। यहाँ पे आपको आंसर में करना था ऑप्शन सी 10 अप्रैल, 7 अप्रैल को जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है ना। और 7 अप्रैल 1948 को WHO जो है वो एस्टाब्लिश हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड होम्योपैथिक डे का पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको 10 अप्रैल करना है। चलिए, मैं इसके रिगार्डिंग अप्रैल के और कुछ बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाली एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए। अगर आपको 11 अप्रैल का पूछे तो वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज़ डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। 17 अप्रैल का अगर आपको पूछे तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट करते हैं। 19 अप्रैल का पूछे तो आपको बताना है वर्ल्ड लीवर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और 22 अप्रैल का पूछे तो अर्थ डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछ लिया जाए, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल का महीना ही आने वाला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करना है और कहाँ पे कर रहे हैं आप डिटेक्ट, सब सेंटर पे। आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनेंगे जब भी, आप कहाँ पे पोस्टेड होंगे, SWC या सब सेंटर पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब सेंटर पे कौन से किट से हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करते हैं। पहला है निक से, नहीं बिल्कुल नहीं, ये TB के लिए लेते हैं। जो TB वाले पर्सनस होते हैं उनके लिए जो है ट्रैकिंग सिस्टम बनाए गए निक से। नेक्स्ट है MP कार्ड, नहीं। नेक्स्ट MCP कार्ड, नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निश्चय जिन्होंने किया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि जो महिला स्वास्थ्य संघ मीटिंग होती है कहाँ पर, आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा एवरी वीक
विलेज के अंदर महिला स्वास्थ्य संघ मीटिंग रखी जाती है, कंडक्ट की जाती है, उसके सभी के सभी क्या है, पर्पज है। एक यहाँ पे उसका पर्पज नहीं है, ये पूछा गया, नोट से सवाल पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में डिस्कस करना बिल्कुल करती है। नेक्स्ट डिस्कस जनरल हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स नहीं करती भाई, किसी एक दूसरे की जो भी घरेलू प्रॉब्लम्स होती है उनको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग थोड़ी रखी जाती है। ये मीटिंग रखी जाती है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में डिस्कस करना, एनीमिया के बारे में डिस्कस करना, इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशंस होते हैं उनको इम्प्रूव करना या एनहेंस करना। तो ये यहाँ पे 3 ऑप्शंस तो सही है, यहाँ पे एक पर्पज कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क ट्रांसमिट ऑल, मिल्क की वजह से सारी डिजीज कंडीशंस ट्रांसमिट होगी एक्सेप्ट, एक को छोड़ गए। तो देखिए यहाँ पे कौन सी नहीं होती है वही तो आपको बतानी है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, एंडेमिक टाइफस। एंडेमिक टाइफस जो है वो आपका रिकेट्स या टाइफी से होने वाली डिजीज कंडीशन है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो एंडेमिक टाइफस कॉज करता है। बाकी जो है मिल्क से टाइफाइड फीवर होता है, ब्रुसेलोसिस एंड क्यू फीवर, ये मिल्क से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके जो जीएनएम का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो एज होती है वो WHO ने फिक्स कर रखी है कि एडोलसेंट एज जो है वो चेंज नहीं होगी। 10 से अगर 13 दिया जाता है, 10 से आपको 18 दिया जाता है, और 10 से 19 दिया जाता है, ऐसे ऑप्शंस भी अगर आपको दिए जाते हैं तो 10 से 18 आपको नहीं करना है। ठीक है, जो एज WHO ने दे रखी है एडोलसेंट के 10 से 19, तो वहीं आपकी एज होगी, बाकी आपको इससे छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तो अभी जीएनएम स्टाफ नर्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी रिसेंटली पूछा ही गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है, एडोलसेंट एज जो ग्रुप है वो आपका 10 से 19 साल तक का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सभी के सभी क्या है, पोस्ट नेटल पीरियड की कॉम्प्लिकेशंस है एक्सेप्ट, एक को छोड़कर। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन है, सेकेंडरी हेमरेज बिल्कुल है, पेरियल सेप्सिस बिल्कुल है, लेकिन कौन सा नहीं है, प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया इसका क्या नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जिनको नहीं आता उनके लिए ई ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए ई ऑप्शन भी चूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिस्ट मैच करनी है, एक तरफ डिजीज कंडीशन है, दूसरी तरफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। देखिए ए जो है उसका फोर्थ बी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे वाला और देखिए, आगे है वायरल हेपेटाइटिस, ये फिकोरल रूट से होने वाली डिजीज कंडीशन है, तो दोनों में ही आ रहे हैं। अब लिम्फेटिक फाइलिरियासिस एंड प्लेग, दोनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है, ये भी बताया है, लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करने वाला भी बताया, और ये डिजीज कंडीशन कैसे क्या ट्रांसमिट होते हैं ये भी आपको बताया। तो जो लिम्फेटिक फाइलिरियासिस है ये आपका ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट करने से, और जो प्लेग है वो आपका इन्फेक्टेड फ्लिया के बाइट करने से ट्रांसमिट होता है। यानी डी जो है उसका सेकंड, सी जो है उसका फर्स्ट, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी यहाँ पे फाइलेरियासिस, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए ए जो है उसका फोर्थ, बी जो है उसका थर्ड, सी जो है उसका फर्स्ट एंड डी जो है उसका सेकंड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंडर वंदे मातरम स्कीम द एनरोल्ड डॉक्टर कैन प्रोवाइड। देखिए यहाँ पे कहानी ये है कि जो एक वंदे मातरम स्कीम है उसके तहत जो एमओ होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो कौन सा आइटम जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है बीपी अपरेटस, ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा आयरन एंड फॉलिक एसिड। आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स जो है वो इस स्कीम के तहत जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा। तो वंदे मातरम स्कीम के तहत आयरन एंड फॉलिक एसिड्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड मार्क होता है, जो भी फूड प्रोडक्ट आते हैं मार्केटिंग के अंदर, उनको इंस्पेक्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनमें वो क्या इंस्पेक्ट करती है ये आपको बताना है। क्या एक स्टैंडर्डाइज्ड मार्क होता है वहाँ उनके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन है वो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा द एगमार्क स्टैंडर्ड। जो एगमार्क स्टैंडर्ड है इससे जो है पता करते हैं, वो इंस्पेक्ट करते हैं एगमार्क स्टैंडर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के सभी क्या है एग्जाम्पल है, यानी कि CSD जो कंजेस्टिव हार्ट डिजीज होती है, इसके लिए सारे के सारे क्या है यहाँ पे
प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज है, एक नहीं है, नोट यहाँ पे पूछा गया है। तो जहाँ यहाँ पे नोट पूछा गया है मतलब एक प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के। एक ऐसा एग्जाम्पल है जो प्राइमरी प्रिवेंशन को दर्शाता है, इंडिकेट करता है, तो वो कौन सा है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने सी जो है वो आंसर में किया होगा कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का मैनेजमेंट, तो ये गलत है भैया, ये आपका प्राइमोर्डियल के अंदर आता है, यानी कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट करें, मतलब लाइफ स्टाइल आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्राइमोर्डियल में आता है। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रिवेंशन ऑफ टोबैको यूज़। प्रिवेंशन ऑफ टोबैको यूज़ है, ये आपका प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है, ये एक प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं ये सारे के सारे क्या है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि जो नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज एडेप्ट की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेरणा स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है, संतुष्टि स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस भी देख लीजिए, 1 और 4 ये तो दोनों होने ही वाले हैं, 1 और 4 इसमें नहीं है, 1 और 4 इसमें भी नहीं है, 1 और 4 इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वो हो जाएगा 1, 3 एंड 4, यानी कि नेशनल हेल्पलाइन जो है ये भी आपकी जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड के तहत इसको अडेप्ट किया गया है। तो ये 3 स्ट्रेटजी जो है वो आपको यहाँ पे सही करनी थी, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया बिल्कुल सिंपल सा, प्रमोटिव सेफ्टी मेजर्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स आर, मतलब कौन सी वो प्रमोटिव सेफ्टी मेजर है जिससे हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं, नेक्स्ट है पीरियोडिक एग्जामिनेशन ड्राइवर और नहीं, नेक्स्ट है इम्पोजिशन टू स्पीड लिमिट नहीं। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस मेजरमेंट से हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मैच करने हैं, ये मैंने आपको मॉडल पेपर्स में भी अच्छे से बताया था। देखिए एक तरफ डस्टबिन है, दूसरी तरफ टाइप ऑफ वेस्ट है। तो सबसे पहले देखिए येलो डस्टबिन, 1 या 2 ऑप्शंस है वो आप चूज कर लीजिए, बाकी आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। सबसे पहले है येलो डस्टबिन, मैंने आपको बताया था एक्सपायर्ड जो भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है वो येलो डस्टबिन के अंदर जाती है, यानी जो ए है उसका थर्ड, यहाँ पे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका सही जवाब है। तो इसको मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 या 2 ऑप्शंस जब आपके पास आ जाते हैं तो तीसरा और चौथा वहाँ पे एग्जाम के दौरान आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। यही मैं आपको बार बार मॉडल पेपर्स में बता रहा था, समझा रहा था। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं RSM SSB के द्वारा, वो बिल्कुल ईजी दिए गए हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन देखिए, बाकी आपके सारे जो है ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है, जो येलो डस्टबिन है उसमें एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जाएगी, दूसरा रेड डस्टबिन है उसमें कैथेटर्स जाएंगे आपके, वाइट डस्टबिन में आपकी स्कैल्पल्स जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है वो जाएंगे, एंड ब्लू डस्टबिन के अंदर जो भी ग्लास मटेरियल्स है एम्प्यूल्स वो आपकी जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि कौन कौन से लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस प्रेग्नेंट वुमेन के किए जाते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़कर कौन सा नहीं करना है इन्वेस्टिगेशन, बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन प्रेग्नेंट वुमेन्स में किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे LFT यही नहीं करते, बाकी जो है RBS बिल्कुल करते हैं, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, RH एंड ब्लड जो ग्रुपिंग है वो भी करते हैं, VDRL HIV टेस्टिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया है तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, LFT नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल यहाँ पे एक जो क्वेश्चन में पूछा गया है बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि 1 साल का बच्चा है, मैं आपको कहानी बता देता हूँ क्या कहना चाह रही है, वैसे आपको हिंदी में और समझ आ जाएगी। 1 साल का एक बच्चा है जिसको क्या हुआ है, कफ एंड कोल्ड हुआ है, कफ एंड कोल्ड हुआ है, कहानी यही है, बाकी आगे तो कुछ नहीं है, ठीक है, यही है कहानी, कफ एंड कोल्ड हुआ है। आगे देखिए नो चेस्ट वीजिंग, कोई चेस्ट वीजिंग नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो फास्ट है ना ही कम है, मतलब ज़्यादा और कम नहीं है। यहाँ पे साथ ही नो चेस्ट इंड्रोविंग, ना ही कोई चेस्ट इंड्रोविंग है। तो यहाँ पे आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि बताइए इस बच्चे को क्या हो सकता है, डायग्नोसिस क्या करेंगे, कौन सी बीमारी इस बच्चे को हो सकती है। तो बच्चे को हुआ क्या है, सिर्फ कफ एंड कोल्ड हुआ है, बाकी तो कोई डिजीज कंडीशन इसको है ही नहीं, ना चेस्ट वीजिंग आ रही है ना चेस्ट इंड्रोविंग हो रही है, रेस्पिरेटरी रेट भी जो है नॉर्मल है। तो यहाँ पे निमोनिया होगा नहीं, नो निमोनिया, सीवियर निमोनिया। तो यहाँ पे आप अब हेल्दी चाइल्ड करेंगे या फिर नो निमोनिया आप करेंगे, कंडीशन आपके सामने है, सिर्फ बच्चे को कफ
एंड कोल्ड हुआ है। तो आपने क्या किया है फटाफट से बताइए। हेल्दी चाइल्ड आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा नो निमोनिया, यानी बच्चे को कोई निमोनिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया कि यहाँ पे जो भी कॉजेज दे रखे हैं वो किसके दे रखे हैं, टूथ डीकेज या डेंटल कैविटीज। ठीक है, तो टूथ डीकेज की क्या है, सारे के सारे कोज है एक्सेप्ट यानी कि नॉट, एक नहीं है, कौन सा कोज नहीं है वो बताना है। इनएडिक्वेट एक्सपोजर फ्लोराइड, बिल्कुल इससे टूथ डीके होता है, प्लेक बनने से भी होता है और हाई शुगर इंटेक से भी होता है, लेकिन इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ फैटी एसिड से नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम एंटीनेटल विजिट कितने होने चाहिए, कितने मिनिमम एंटीनेटल विजिट जो है वो हम प्रेग्नेंट वुमन से करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4, यानी 4 एंटीनेटल विजिट तो महिला को करनी ही करनी चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा यहाँ पे जवाब है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कहानी आती है आपकी नेफ्रॉन की। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस दे रखे हैं किसके, नेफ्रॉन के। 4 यहाँ पे फंक्शंस दे रखे हैं, आपको यहाँ पे बताने हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ट्रू स्टेटमेंट आपको बताने हैं। तो देखिए आप इस ऑप्शंस को तो आप पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, प्रॉक्सिमल यानी जो पीसीटी है वो एब्जॉर्ब करती है नियरली 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिंग डक्ट जो है वो पास करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप ऑस्मोलरिटी, यानी 2 और 4 ये तो सही है, 2 और 4 तो सही है। अब यहाँ पे 2 और 4 जो है यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी जैसी RSMSSB की ऑफिशियल आंसर की आएगी वो अगर 3 को और मानती है तो वो भी देख लेंगे, फिलहाल अभी हम 2 और 4 के साथ ही जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनके आंसर्स जो है वो RSMSSB जो है वो अलग मान सकती है, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, तो वो जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी और बात कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए IUD यानी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज, ये कब इंसर्ट की जाती है आइडियली आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आफ्टर 20 डेज, 17 डेज एंड 15 डेज, ये तो गलत है, आफ्टर लगा दिया मतलब ये तो गलत हो गई। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सिंपल सा जवाब आपका हो जाएगा, विद इन 10 डेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो जो IUD है वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से 10 दिन पहले जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो पैलेग्रा के रिगार्डिंग सही है। पैलेग्रा जो डिजीज कंडीशन है, नियासिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है जिसमें 4D देखने को मिलते हैं, आपको पता है, सारी चीज़ें बता रखी है। और ये किसकी वजह से होती है, जो लोग मक्का खाते हैं उन लोगों में पैलेग्रा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मक्का खाने वाली बात कहाँ आ रही है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है, अकर्स विथ डाइट चीफली ऑन मैज, जो भी मैज जो है डाइट लेते हैं उनको पैलेग्रा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है पैलेग्रा के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि जो टेराटोजेनिक इफेक्ट है फिर टेराटोजेनेसिटी है उनसे कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है सभी की वजह से, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे देखिए टिटेनस इससे नहीं होता है, बाकी टोबैको कंजप्शन कोई प्रेग्नेंट वुमन जो है वो कर रही है तो उसके बच्चे में कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, रेडिएशन के संपर्क में आती है तो भी हो सकती है, एंड थैलेडोमाइड अगर ड्रग खा रही है तो उसकी वजह से भी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। टिटनस तो एक प्रकार से खुद ही बीमारी है तो इससे तो कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ होगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यू वेंट टू वेडिंग, आप शादी में गए हैं, ठीक है, शादी समारोह में आप गए हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि एक पर्सन था जो कोलैप्स हो गया, सडनली एकदम से वो कोलैप्स हो गया और वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश भी हो गया है और कोलैप्स भी हो गया है, अचानक से हुआ है। अब आपको ये पूछा गया एज आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे। देखिए आपके सामने हुआ है जो कुछ भी हुआ है, आप शादी में गए हैं, कोई भी पर्सन है जो कोलैप्स हो गया और एकदम से अनकॉन्शियस हो गया, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला काम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओपन एयरवे। सबसे पहले वैसे एयरवे ही ओपन करते हैं, बाकी जो है सबसे पहले रेस्पॉन्स जो है वो भी चेक किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे पेशेंट जो है वो कोलैप्स है और अनकॉन्शियस है, तो सबसे पहले अपने को ध्यान क्या रखना है, एयरवे मैनेजमेंट, सबसे पहला काम यही होता है एयरवे मैनेजमेंट करना ही। बाकी देखते हैं
RSMSSB क्या मानता है, रेस्पॉन्स चेक करवाता है या फिर एयरवे ओपन जो है वो सबसे पहले करवाता है। तो यानी कि यहाँ पे जहाँ तक हो सकता है ओपन एयरवे ही सबसे पहला आंसर रहेगा, क्योंकि एयरवे प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाती है, उसके बाद रेस्पॉन्स आप चेक कर सकते हैं, ब्रीथ चेक कर सकते हैं, इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं हेल्प के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या मानते हैं। बाकी यहाँ पे ओपन एयरवे जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरयूटेराइन डिवाइस आती है कॉपर टी 380A। अब आपको यहाँ पे ये पूछ लिया गया ए जो है उसका मतलब क्या है। ए का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एक्टिव नहीं होता, लेकिन काफ़ी लोगों ने एक्टिव भी किया होगा, ऐसा नहीं है। ए का मतलब है एजी यानी कि सिल्वर। ए का मतलब क्या है, एजी, एजी को बोलते हैं हम सिल्वर। तो यहाँ पे ए का मतलब हो जाएगा सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 32 वीक की महिला थी और उसको कुछ जो कंडीशंस डेवलप हुई है वो आपके सामने है, यानी कि जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। उसके फिट्स जो है वो स्वॉलन हो रखे हैं, हेडेक हुआ है, ब्लड विजन हो रखा है। अब आपने एग्जामिनेशन किया तो उस महिला का एक वीक में 3 kg वेट भी गेन हुआ है, यानी बढ़ा है, 3 किलो वजन बढ़ चुका है। अब आपको ये पूछना चाह रहा है कि बताइए इस महिला को कौन सी बीमारी हो सकती है या फिर कौन सी प्रॉब्लम को ये इंडिकेट कर रहे हैं जो आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्वेश्चंस में दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा प्रीक्लेम्पसिया। प्रीक्लेम्पसिया में हाइपरटेंशन होगा और जो स्वॉलन फिट है वो भी होगा, हेडेक भी होगा, विजन जो है वो थोड़ा सा ब्लर्ड होगा, तो स्वॉलन होगा, स्वेलिंग आएगी तो सीधी सी बात है वजन जो है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रीक्लेम्पसिया की कंडीशन के अंदर ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा सवाल पूछा गया है, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि एक गांव है जिसमें आपका सब सेंटर है और आप एज ए CHO वहाँ पे पोस्टेड है। अब आपको ये बताया गया है कि वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज दी गई है जिनमें 25 बर्थ जो है वो हो रहे हैं 1000 पॉपुलेशन पे, मतलब 1000 पॉपुलेशन पे 25 जन्म हो रहे हैं। अब आपको ये बताना 5000 की पॉपुलेशन पे कितने होंगे। सीधी सी बात है 25 को 5 से गुना कर दीजिए, 5000 की आ जाएगी। 1000 पे आपको दिया गया है 25, तो 125, यहाँ पे 125 कौन सा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ रखा था उन्होंने तो सही किया होगा। और वैसे ज़्यादा इसमें कुछ जो है इतना डिफिकल्ट ऑप्शन भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में, RBS के यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है इसमें स्क्रीनिंग की जाती है 4Ds की, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। कौन सी इस 4Ds के अंदर नहीं आती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे डायबिटीज़, जिनमें ऑप्शन बी किया है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ट्रू स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पेरिडोंटल डिजीज, जो पेरिडोंटल डिजीज है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। प्रेजेंस ऑफ क्लेफ्ट क्लिफ बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, यानी 2 ऑप्शन तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए। एक दो जो है ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन में एक आ रहा है तो दोनों ऑप्शन तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दीजिए। ब्लीडिंग सोलन गम्स बिल्कुल होता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉकेट्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ बिल्कुल होता है। यानी 2 और 3 तो होगा ही होगा, तो दोनों ऑप्शंस में 2 और 3 आ रहा है। ओरोडेंटल जो ट्रॉमा है ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि हेल्थ इंडिकेटर के सभी क्या है करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। यहाँ पे एक जो नहीं है वो आपको बताना है, तो यहाँ पे जो नहीं है वो कौन सा है, अफोर्डेबिलिटी, ये करेक्टरिस्टिक नहीं है हेल्थ इंडिकेटर के। रिलायबिलिटी, फेसिबिलिटी, वैलिडिटी, ये सारे के सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, नोट यहाँ पे पूछा गया है। तो प्रीवियस अगर वेजाइनल डिलीवरी हो रखी है तो ये कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत नहीं आती है। एनीमिया आता है, ट्विन प्रेगनेंसी आती है, प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन है और वो 30 ईयर के बाद में हो रही है, ये भी क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द, यहाँ पे मतलब सभी के सभी क्या है, लेबर ड्यूरिंग लेबर क्या है, डेंजर साइन है, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग बिल्कुल होता है, ये डेंजर साइन है। प्रोलेप्स ऑफ कॉर्ड ये भी होता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके पास में बचे हैं, तो काफ़ी लोगों ने ऑप्शन बी के साथ में गए होंगे कि जो बी है वो नहीं होता है, काफ़ी लोग सी के साथ में गए होंगे। तो देखिए जो बी के साथ में गए हैं उनका आंसर तो क्या हो गया, गलत हो गया है, और जो सी के साथ में गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो गया है। यानी कि स्लजिश पेन होगा रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से, ये भी क्या है, डेंजर साइन है लेबर के दौरान। लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ओवर 110 mmHg यानी 110 mmHg से ज़्यादा है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, नॉर्मली 120 होता है, तो 110 से ज़्यादा तो ये बोल रहा है, तो ये तो क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे एक ये डेंजर साइन नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन है तीनों के तीनों क्या डेंजर साइन है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू दे रखी है मिलेट्स की, और वो पर 100 ग्राम है। ये जो वैल्यू है वो पर 100 ग्राम है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है? बाजरा जो होता है उसमें 11.6 ग्राम प्रोटीन होता है, सही बात है। ज्वार जो होती है उसमें 72.6 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट रागी जो होती है उसमें 344 mg कैल्शियम होता है, तो ये भी बात सही है। यानी तीनों जो बातें यहाँ पे बताई गई है 100 ग्राम मिलेट्स के अंदर, तो तीनों वैल्यू बिल्कुल सही है। तो यानी 1 और 2 और 3, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था और यहाँ पे कलर कोडिंग भी बताई थी। यानी कि एक तरफ आपको डिजीज कंडीशन दे रखी थी, एक तरफ आपको कलर कोडिंग एंड किट नंबर आपको बताए गए थे। जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से उनको तो ये क्वेश्चन ज़रूर, मतलब उनका तो सही हुआ होगा, और जिन्होंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा था मॉडल पेपर्स में, जिन्होंने अच्छे से याद नहीं किया था, उनका आंसर क्या हो गया, ये गलत ज़रूर हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किट जो फर्स्ट है वो आपका आता है ग्रे कलर का, एंड वो यूरिथ्रल डिस्चार्ज के अंतर्गत यूज लिया जाता है। ठीक है, तो ए जो है उसका फोर्थ। तो देखिए दो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, ए जो उसका फोर्थ, उसमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, किट नंबर आपका आता है सेकंड। किट नंबर जो सेकंड है वो आपका आता है फर्स्ट, यानी कि वाइट वाले में। जो जेनेटल अल्सर्स है वो वाइट कलर कोड में आती है, मतलब जो भी इसका ट्रीटमेंट आता है जेनेटल अल्सर का वो वाइट कलर कोड में आता है, और वो किट नंबर सेकंड कहलाता है। तो फर्स्ट जो है उसका फोर्थ एंड बी जो है उसका फर्स्ट। तो देखिए किस में आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। सी जो है उसका सेकंड हो जाएगा, यानी येलो एंड लोअर एब्डोमेन पेन वो किट थर्ड आएगा, और जो बच गया ग्रीन या वेजिनाइटिस के लिए वो किट नंबर 6 आ गया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। यहाँ पे आपको कुछ एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, सेलेक्ट करने हैं कौन कौन से एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट जो है प्रमोट प्रोटेक्ट मेंटेन हेल्थ फॉर वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सही है। टू एंश्योर एटलीस्ट 20 विजिट्स गायनेकोलॉजिस्ट, ये गलत है। रिस्क हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी उनको डिटेक्ट करना और स्पेशल अटेंशन उनके प्रति रहना, ये भी सही बात है। रिमूव एंजाइटी एंड फियर एसोसिएटेड विद डिलीवरी, ये भी सही है। यानी 1 3 4 ओनली। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है, और जो आपके मॉड्यूल्स है उन्हीं में से ये सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए हैं, करीबन 50 से 60 क्वेश्चन मॉड्यूल्स में ही पूछे गए हैं। जो भी CHO यहाँ पे बनेंगे उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के दौरान ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे नज़र आएंगे जब आप मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, एक 2 साल का बच्चा है जिसकी कंप्लेन की बात करें तो उसको लूज स्टूल्स हो रखे हैं 3 दिन से। अब उस बेबी का जब आप एग्जामिनेशन करते हैं तो रेस्टलेस एंड इरिटेबिलिटी उस बच्चे में हो रखी है। स्किन को जब आप पिंच करते हैं तो वो जो है वापस स्लो बैक आती है, स्लोली आती है, एंड संकन आइज उस बच्चे में हो रखी है। अब आपको ये पूछा गया है आप यहाँ पे एज ए CHO क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डायग्नोसिस द बेबी हैविंग ए सम डिहाइड्रेशन। बच्चे को क्या हुआ है, सम डिहाइड्रेशन हुआ है, और उस बच्चे में क्या करना है, स्टार्ट ORS से स्टार्ट करना है। रेस्टलेस एंड इरिटेबिलिटी एंड स्किन पिंच गोज बैक स्लोली एंड संकन आइज, ये इंडिकेट करते हैं आपके सम डिहाइड्रेशन को। ठीक है, तो सम डिहाइड्रेशन हुआ है मतलब ORS इस बच्चे का स्टार्ट कर देना है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ इसेंशियल फैटी एसिड्स है तो दूसरी तरफ कुछ डाइटरी सोर्स दे रखे हैं और इनको मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड जो है वो आपके सैफ्लॉवर ऑयल के अंदर अच्छे से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए जो ए है उसका थर्ड मैच कीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका सही जवाब है, यानी कि ए जो है थर्ड, और जो बी है यानी कि एरिकडोनिक जो एसिड है वो आपका मीट में पाया जाता है, डाइटरी सोर्स है ये इसका। लिनोलेनिक जो एसिड है, लिनोलेनिक एसिड सोयाबीन ऑयल के अंदर आता है, एंड जो बच गया आपका वो फिश ऑयल में पाया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एसिड्स दे रखे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ डाइटरी सोर्स दे रखे हैं, तो इस प्रकार से आपको मैच करना, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टैगलाइन आपको बतानी थी, राजस्थान में एक योजना चल रही है अन्नपूर्णा रसोई योजना, उसकी टैगलाइन क्या है, ये आपको सिंपल सा सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फूड फॉर ऑल एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल, सभी के लिए, सबके लिए भोजन और सबके लिए सम्मान। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको कैंसर के रिगार्डिंग सही जो स्टेटमेंट है वो आपको चूज़ करने हैं। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट जो भी है वो आपको कैंसर के रिगार्डिंग यहाँ पे चूज़ करने हैं।
फर्स्ट जो है एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की कैंसर में, बिल्कुल सही बात है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कैंसर डायग्नोस्ड ब्रेस्ट कैंसर के मोस्ट कॉमन केसेस फाइंड आउट होते हैं, ये भी सही बात है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर लिवर कैंसर, नहीं भाई ऐसा अपन ने कहीं नहीं सुना है कि लिवर कैंसर से मोस्टली जो है डेथ होती है। नेक्स्ट है ग्लोबल बर्डन जो कैंसर का है वो 2020 में 20 मिलियन था, तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट है कैंसर जो है 6th लीडिंग कॉज डेथ का, नहीं ये भी सही नहीं है, यानी 1, 2 और 4 ये सही है। 1, 2, 4 किस में आ रहे हैं, ये देखिए 1, 2, 4 ओनली, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया कि जो स्केलेटल मसल है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है या किस नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सार्कोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंगू फीवर के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मोस्ट कॉमन ये अर्बोवायरल इन्फेक्शन है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए इसमें इंसिडेंस जो है वो इंडिया के अंदर जो है 2 to 3 डिकेज है, नहीं गलत बात है। नेक्स्ट देखिए ये एंडेमिक एंड एपिडेमिक होती है, बिल्कुल सही बात है। एंड इन जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसमें सर्वाइव कर पाते हैं, जो डेंगू वायरस होते हैं वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। तो 1, 3, 4 ये जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ESI एक्ट, ये मैंने आपको बताया था मॉडल पेपर्स में और जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने सही भी किया है। देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कितना क्या एक्सपेंडिचर शेयर करती है मेडिकल केयर के लिए ESI एक्ट के तहत, तो यहाँ पे आपको सही जवाब करना था ऑप्शन डी 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, तबीयत दोस्तों ख़राब है उस वजह से मैं थोड़ा सा फास्टली अभी बता रहा हूँ, बाकी जैसे आगे टाइम मिलेगा वैसे हम आपको और सारी चीज़ें और बता देंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कार्डियोवास्कुलर डिजीज के सारे क्या है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जो नहीं है वो आपको बताना है। तो मॉडिफाइबल का मतलब है जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस है ये कम कर सकते हैं, ओबेसिटी जो है वो भी हम कम कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो भी हम कम कर सकते हैं, तो ये तो मॉडिफाइबल हो गई। कौन सा एक मॉडिफाइबल नहीं है वही तो आपको पूछा गया है, तो ये नॉन मॉडिफाइबल कौन सा है, ऑप्शन ए जेनेटिक फैक्टर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO के अनुसार जो प्रूडेंट डाइट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, जो सही कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो जो डाइटरी फैट लिमिट है वो 15 to 30% टोटल डेली इनटेक, बिल्कुल सही बात है। साल्ट इनटेक जो है वो करना ही करना है, लेकिन 5 ग्राम पर डे इससे ज़्यादा नहीं करना है, ये भी प्रूडेंट डाइट जो बताई गई है WHO के अनुसार वो सही है। नेक्स्ट प्रोटीन जो है वो 10 to 15% डेली इंटेक करना ही, तो यानी ये तीनों जो बातें हैं ये प्रूडेंट डाइट के रिगार्डिंग सही है, तो यानी 1, 2 और 3 आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है पुअर मेंटल हेल्थ के सारे क्या है वार्निंग साइन है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट से पूछा गया। अफ्रेड विदाउट रियल कॉज बिल्कुल होता है वार्निंग साइन। यहाँ पे कंटिन्यूअली डिसलाइक होगा पर्सन, ऑलवेज वरिंग रहेगा, कौन सा नहीं है आपका क्रॉनिक पेन इन एब्डोमेन, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेज होती है उसके प्रिविलेंस को इंडिकेट किससे करते हैं, कम्युनिटी में अगर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेज हो रही है तो उसको प्रिविलेंस को अगर आपको इंडिकेटर जो आपको चूज करना है या फिर प्रिविलेंस उसकी चेक करनी है तो किससे चेक करेंगे, तो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं अलग अलग रेट, यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कपल प्रोटेक्शन रेट यानी CPR। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विकनिंग, क्या बोलते हैं क्विकनिंग, जो क्विकनिंग है वो कब देखने को मिलती है या फिर मदर को जो पहला फीटल मूवमेंट फेल्ट होता है वो कब होता है, ये सिंपल सा सवाल पूछा गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने 16 to 18 वीक किया होगा, तो बहुत सारे लोगों ने 18 to 22 वीक किया होगा। तो देखिए यहाँ पे आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आज तक जितने भी एग्जाम्स में पूछा गया है वहाँ पे ऑप्शन में आपको 18 to 20 वीक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 18 to 22 वीक दिया गया है, तो आपको आंसर जो है ऑप्शन सी के साथ ही जाना है। बाकी देखते हैं RSMSS भी क्या मानता है, काफ़ी लोगों ने 16 to 18 वीक भी किया होगा, लेकिन यहाँ पे जो है 18 to 20 वीक जो है इसका सही जवाब होता है, तो यहाँ पे 18 to 22 वीक ऑप्शन में दिया गया है, तो इसी के साथ आपको जाना चाहिए। बाकी मैं इसी के साथ जाऊँगा, आगे RSMSS भी क्या आंसर मानता है वो भी हम आपको आगे और बता देंगे जब ऑफिशियल आंसर की ओर डालेंगे, ठीक है। 18 to 20 वीक या फिर 18 to 22 वीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक मिजल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपको सिंपल सा पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड नॉट इन्फेक्शियस इन प्रोड्रोमल स्टेज,
ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शंस है ये मीजल्स के रिगार्डिंग सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक महिला है जिसकी LMP आपको बता रखी है और जो फंडल हाइट है वो भी आपको बता रखी है। अब देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक महिला है जिसकी LMP डेट के अनुसार 24 वीक की प्रेगनेंसी हो चुकी है, लेकिन जो फंडल हाइट है वो 20 वीक, 20 वीक की जितनी फंडल हाइट होनी चाहिए वहाँ पर फंडल हाइट फेल्ट हो रही है, वहाँ पर विजिबल हो रही है। अब यहाँ पे रीजन पूछा गया है कि इसका रीजन क्या है, क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यानी 24 वीक प्रेगनेंसी को हो चुकी है, 20 वीक वाली जगह पे फंडल हाइट है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो रॉन्ग डेट है, मतलब डेट जो है वो रॉन्ग बताई गई है, इसकी वजह से क्या हुआ है, ये कंडीशन देखने को मिली है। बाकी इसको और डिटेल में देखेंगे कि जो है फंडल हाइट बढ़ती कब है और जो गेस्टेशन एज जो है वो कम कब होती है, किस किस कंडीशंस में, वो सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट राजस्थान में कितनी है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है वाइटल लेयर इन स्लो सैंड फिल्टर इज, जो स्लो सैंड फिल्टर है उसकी वाइटल लेयर कौन सी होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिमुड्स डेके, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने इसको छोड़ भी दिया होगा क्योंकि ये आपको नहीं आता था, और जो नहीं आता है उसको छोड़ना ही होता है। अगर आप गलत करके आते हो तो फिर आपका जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, तो वैसे लॉस हो जाएगा, तो उससे अच्छा है अगर नहीं आए तो आप छोड़ दीजिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काउंटरफेट मेडिसिन, जो काउंटरफेट मेडिसिन है वो कौन कौन सी है, या फिर किनको हम काउंटरफेट मेडिसिन के अंतर्गत जान सकते हैं या मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेडिसिन विच आर मिस लेबल्ड, बिल्कुल सही बात है कि मिस लेबल्ड अगर है मेडिसिन तो वो आपकी काउंटरफेट मेडिसिन के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट ये नहीं है। नेक्स्ट आपकी ये भी नो एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द मेडिसिन, ये भी सही है, यानी कि ये भी काउंटरफिट मेडिसिन के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट आपका द रॉन्ग, ये भी है। यहाँ पे मेडिसिन इज सफिशिएंट क्वांटिटी, ये नहीं है। तो यहाँ पे मतलब 1, 3 और 4, 1, 3, 4 ओनली जो है वो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगी, ये काउंटरफिट मेडिसिन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्थ इन्फॉर्मेशन के कुछ सोर्सेज दे रखे हैं, इनके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। सेंसस जो है, जनसंख्या है जो है वो प्रत्येक 10 साल से मेजरमेंट किया जाता है, सही बात है। SRS जो है मोस्ट रिलायबल होता है बर्थ एंड डेथ रेट के लिए, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। 1, 2 दोनों तो होंगे ही, तो यहाँ पे सभी में आ रहे हैं 1, 2, ठीक है, तो 1, 2 तो होंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मॉर्बिडिटी, ये भी सही बात है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, एक यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, ये विद इन 30 डेज, नहीं ये गलत बात है, 21 डेज ही करवाते हैं हम बर्थ, और जो डेथ जो भी सर्टिफिकेट बनना होता है या रजिस्ट्रेशन करवाना होता है वो 21 डेज के अंतर्गत ही होता है। बाकी जो 5th है वो भी सही बात है, यानी कि 1, 2, 3, 5 ओनली, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करना है। एक तरफ कुछ प्राइमरी प्रिवेंशन के ऑप्शंस दे रखे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ आई की कंडीशंस दे रखे हैं और आपको बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए प्राइमरी आई केयर, प्राइमरी आई केयर हम किसके लिए करते हैं, जीरोफ्थैलेमिया के लिए। जीरोफ्थैलेमिया के लिए क्या करते हैं हम, प्राइमरी आई केयर। सेकेंडरी आई केयर का मतलब है कि ऑक्यूलर ट्रॉमा हुआ उसके लिए जब ट्रीटमेंट करेंगे वो सेकेंडरी आई लेवल में आएगा। नेक्स्ट है टर्सरी, टर्सरी का मतलब हो गया कॉर्नियल ग्राफ्टिंग या सर्जरी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोग्राम, स्पेसिफिक प्रोग्राम तो आपका एक ही है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, तो इनको मैच कीजिए। ए जो है उसका थर्ड, ए जो उसका थर्ड देखिए यहाँ पे ए के ऑप्शन में आ रहा है, बाकी ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्प्रूवमेंट जो मतलब ह्यूमन स्पेसीज है उनमें अगर इम्प्रूवमेंट करना है किसके तहत, ब्रीडिंग करके, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके अगर ह्यूमन स्पेसीज में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका यूजेनिक्स। ये एम्स में भी बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट है सब स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाई बाय ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया है। जो भी सब स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोडक्ट होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सभी तरीके से, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस तो सही दे रखे हैं, यानी कि इनसे हम प्रोडक्ट को अच्छे से जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन सा गलत है, वो है आपका ऑप्शन सी, फार्मासिस्ट हैज़ गिवन नो नीड टू चेक, फार्मासिस्ट ने अगर कोई दवाई दे दी है तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको भी चेक करनी चाहिए। हो सकता है उसमें वो एक्सपायरी डेट में हो, तो ये
यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी जो है ये सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सेप्टिक टैंक के रिगार्डिंग कौन सा एक फीचर सही नहीं है, कौन सा फीचर नहीं है सेप्टिक टैंक का, तो बाकी ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूज्ड वेयर पब्लिक सीवेज सिस्टम इज एडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज रिलेटेड डिसऑर्डर आपको बताना है जिसमें क्या होता है बोन मास डिक्रीज होती है और फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो होती है आपकी कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMNCI के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे बताने हैं, और जो नहीं है वो आपको यहाँ पे एक बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब आपको जो 4 कंपोनेंट पूछे गए वहीं आपको बताने कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट स्किल हेल्थ केयर के लिए इंप्रूव करते हैं, डिसेबल चिल्ड्रन ये गलत है फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेज ये भी इंप्रूव करते हैं, कोऑर्डिनेशन अदर डिपार्टमेंट से ये भी रखते हैं, इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ सिस्टम ये भी करते हैं। यानी कि 1 3 4 5, 1 3 4 5 किस में आ रहा है देखिए, 1 3 4 5 ये यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सभी के सभी क्या है, कैंसर के वार्निंग साइन है एक्सेप्ट एक को छोड़कर, तो काफ़ी लोगों ने ऑप्शन बी किया होगा, तो उनका आंसर गलत है। मॉल एंड वार्ट जो है ये तो बनता है, चेंज इन साइज इन लंप ये भी सही है, ये एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ये भी वार्निंग साइन है कैंसर का। कौन सा नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन से स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू नंबर ऑफ केसेज, जो भी डिजीज कंडीशन के न्यू केसेज है वो आपका इंसिडेंस कहलाता है। नेक्स्ट प्रिवलेंस नंबर ऑफ ओल्ड केसेज एग्जिस्टिंग इन, यहाँ पे मतलब जो प्रिवलेंस होता है वो आपका ओल्ड केसेज प्लस न्यू केसेज दोनों को कंबाइन करके आपका प्रिवलेंस निकलता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट प्रिवलेंस जो है वो डिपेंड होता है इंसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ इलनेस पे, ये भी सही बात है। नहीं 1 और 3 ओनली कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैच करना है हेल्थ इंडिकेटर को दूसरे सब इंडिकेटर्स हैं। तो देखिए मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी का अगर आपको पता है तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, ठीक है, और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है सिकनेस रेट, है ना, जो बीमारी दर है वो आप बोल सकते हैं। तो मॉर्टेलिटी यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन में दे रखा है डेथ रेट, तो एज स्पेसिफिक जो डेथ रेट है ये आपका मॉर्टेलिटी इंडिकेटर जो है वो इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए का मतलब थर्ड किस में आ रहा है, इसमें भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है। बी जो है उसका फोर्थ हो जाएगा, यानी मॉर्बिडिटी जो है वो इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस, मॉर्बिडिटी का मतलब है सिकनेस रेट, तो इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस में क्या है, ओल्ड एंड न्यू केसेस जो भी डायग्नोस होते हैं वो सारे मॉर्बिडिटी में आ जाएंगे। डिसेबिलिटी रेट का मतलब है हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और जो बच गया आपका हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर वो आपका पॉपुलेशन बेड रेशियो हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईयूडी इज अप्रूव्ड फॉर यूज 10 ईयर्स, कौन सी वो आईयूडी है जो 10 साल तक काम में ली जाती है, फिर 10 साल तक काम आती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है कॉपर टी, कौन सी है कॉपर टी 380A, यानी कॉपर टी 380A जो है वो आपकी 10 साल तक वर्क करती है। अगर आपको पूछ लिया जाए कॉपर टी 200 ये कितने दिन तक वर्क करती है, तो आपको बता देना है 3 ईयर तक, कितने दिन तक, 3 ईयर तक। मल्टी लोड 375 यानी 375 ये पूछ ली जाए तो ये आपको बतानी है फिर 5 ईयर। तो कॉपर टी 200 3 साल एंड 375 जो है 5 साल और 380A जो है वो 10 साल, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, आगे फ्यूचर में सवाल पूछे जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंटिव मेजर आपको बताने हैं कि जो कंजेनाइटल माल फॉर्मेशंस है वो उनके चांसेस को डिक्रीज करने वाले कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फर्स्ट है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑफ गर्ल्स विथ MMR वैक्सीन, सही बात है। नेक्स्ट है आयरन कैल्शियम, नहीं गलत बात है। कंट्रोल ऑफ मैटरनल डायबिटीज़, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है एल्कोहल स्मॉल अमाउंट में ले सकते हैं, ये भी गलत बात है। नेक्स्ट है चेकिंग फॉर फैमिली हिस्ट्री हीमोग्लोबिनोपैथीज, तो ये भी सही बात है, यानी 1 3 5 ये सही बात है, बाकी के गलत है। तो 1 3 5 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स, कैंसर के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए सारे के सारे क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स है, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, सही बात है। टोबैको स्मोकिंग अवॉइड करना है, सही बात है। फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स ये डाइट लेनी है, रेगुलर चेकअप करवाना है, HPV के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करवाना है। 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बेस्ट वे बताना है, बेस्ट मेथड आपको बताना है। कुछ डाटाज आपको दे रखे हैं कि 100
फैक्ट्री वर्कर्स है, जिनमें से 18 जो है स्मोकर है और 82 जो है वो नॉन स्मोकर है। तो इनको कौन से डायग्राम से या फिर किस चार्ट से हम जो है अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाई चार्ट। पाई चार्ट आपने देखा होगा, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ये 100 जो है कर्मचारी है, टोटल कितने कर्मचारी है? 100 कर्मचारी है। इनमें से 18%, ये मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, ये 18% जो है वो आपके क्या है? स्मोकर है, जो मतलब बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, और जो 82% है वो आपके नॉन स्मोकर है। तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पाई चार्ट आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल अच्छा सा सवाल पूछा गया है, यहाँ पे कैलकुलेशन वाला सवाल है लेकिन बिल्कुल ईजी सवाल है। देखिए 5000 की पॉपुलेशन का एक गांव है जिसमें 50 लोग जो है वो डिजीज कंडीशन से अफेक्ट हुए हैं और उनमें से 10 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। अब आपको ये बताना है CFR यानी कैश फैटेलिटी रेट कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है, कैश फैटेलिटी रेट निकालते हैं। तो ऊपर जो आपका डाटा आएगा यानी जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका टोटल डेथ, ठीक है, अपॉन टोटल अफेक्टेड पर्सनस या अफेक्टेड जो डिजीज से पीड़ित हैं उन लोगों की संख्या नीचे आएगी इनटू 100। ये आपका एक फॉर्मूला है, मतलब टोटल डेथ ऊपर आएगी एंड अफेक्टेड जो भी पर्सनस हुए हैं डिजीज कंडीशन से वो नीचे आएगा, देन 100 से इनको मल्टीप्लाई इनटू कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 10 लोगों की मौत हो गई, 50 लोग जो है अफेक्टेड हुए हैं और 100 से इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कट कर दीजिए, 0.2 को आप जब 100 से इंटू करेंगे यानी कि 20% जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 20% जो है ये आप इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 से गुणा कर लीजिए 2 को, तो 20% जो है वो आपका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपका आंसर जो है वो 20% ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच करना आपको एक तरफ स्क्रीनिंग है दूसरी तरफ टेक्निक है और ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए एज इट इज क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब 2 जो ऑप्शंस है वो तो सिमिलर ही है 2 क्वेश्चन में, तो ये तो आपके लिए बोनस पॉइंट है। यहाँ पर देखिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम क्या करते हैं? मेमोग्राफी करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि वो ऑप्शंस भी विजिबल हो। ब्रेस्ट कैंसर जो है मेमोग्राफी करेंगे, सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पैप स्मीयर करेंगे, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए हम सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे, लंग्स कैंसर के लिए हम लो डोज हेलिकल CT स्कैन करेंगे। तो देखिए जो ए है उसका थर्ड हो जाएगा, ए जो है उसका थर्ड किसी में नहीं हो रहा है, एक में हो रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करनी है। मैकुला लूटिया, जो मैकुला लूटिया है उसको फोबिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए का सेकंड। तो ए के ऑप्शन में आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। बी जो है उसका थर्ड हो जाएगा, यानी जो फोटोपिक विजन है वो आपका कॉन्स होगा। सी जो है यानी स्कोटोपिक विजन है वो आपका रोड्स होगा, और जो बच गया रोडोप्सिन वो आपका हो जाएगा विजुअल पर्पल। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिगार्डिंग कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक CAD से रिलेटेड नहीं है? यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कंजेशन ऑफ लंग्स। कंजेशन ऑफ लंग्स से CAD का कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये 3 ऑप्शंस पढ़ लेना, ये तीनों के तीनों CAD कॉज करने वाले रिस्क फैक्टर्स मान सकते हैं या फिर मतलब CAD के कारण है मेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजा बांध या फिर मेजा डाम जो है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है यहाँ पे, या फिर यूँ कह सकते हैं कौन सी नदी में बनाया गया है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कोठारी रिवर, जो कोठारी नदी है वहाँ पे मेजा डाम बनाया गया है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कैंसर, फिर से देखिए वो स्क्रीनिंग मेथड वाला आ गया। सर्वाइकल कैंसर के लिए वहीं पेप स्मीयर करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर के लिए वहीं मेमोग्राफी करेंगे, लंग्स कैंसर के लिए वहीं चेस्ट एक्सरे करेंगे। जो बच गया आपका एक नया इसमें यही जोड़ा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर, तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो बच गया वो आपका PAC हो जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के लिए फोर्थ, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है जिनमें फोर्थ दिया गया है। ये बड़ा अच्छा सवाल है ना, इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं लेकिन ये तो बिल्कुल इजी सवाल है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम क्या करते हैं? मेमोग्राफी करते हैं। तो 2 ऑप्शंस में आ रहे हैं, बी में फर्स्ट और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। थर्ड आ गया आपका लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर के लिए हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, यानी कि सी के लिए सेकंड करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कैटर डायग्राम जो है उससे हम किसके स्कैटर डायग्राम से कौन सी स्टडी हम करते हैं? बिल्कुल सिंपल से सवाल पूछा गया है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलेशनशिप बिटवीन 2 गिवन वेरिएबल्स। 2 जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं स्कैटर डायग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ न्यूट्रिएंट है तो दूसरी तरफ बायोकेमिकल टेस्ट दे रखे हैं। अब देखिए ऐसा जब सवाल आता है
तो काफ़ी लोग ये कहते हैं सर बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल। कहाँ डिफ़िकल्ट सवाल है, एक आपको चूज़ करना है, जो ट्रिक है, जो स्ट्रेटजी आपको बताई थी, एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है, बाकी सारे आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे विटामिन ए है, उसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, तो बायोकेमिकल नेम भी उसका ऐसा ही होगा। तो देखिए ए जो है उसका हो जाएगा आपका सीरम रेटिनॉल। अब यहाँ पे देखिए ए का सेकंड यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, तो कहाँ है ये डिफ़िकल्ट सवाल। कितना ईजी सवाल है, एक ऑप्शन चूज़ करो, सारे ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। तो इतने ईजी सवाल तो पूछेंगे आपको, फिर भी आप लोग अगर ये कहते हो कि डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादा कुछ वहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं थी। विटामिन ए जो है वो सीरम रेटिनॉल सही जवाब है, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप आंसर कर दीजिए ए ऑप्शन और छोड़ दीजिए, बाकी आप घर पे आके मिला लीजिए, घर पे आप देख सकते थे। बाकी आपको ऐसा लगता है कि ईजी है, मतलब ज़्यादा हार्ड है, देखो ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है कि इससे भी ज़्यादा ईजी और आपको क्वेश्चंस दिए जाए। नेक्स्ट आपका जो बच गया प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो आपका थायराइड बाइंडिंग प्री एल्बुमिन, प्री एल्बुमिन आपको ये भी पता है एल्बुमिन प्रोटीन है, प्री एल्बुमिन यहाँ पे दिया है, तो ये भी क्या है आपका प्रोटीन है। विटामिन के आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम के अंतर्गत जो है काम करता है। नेक्स्ट जो आपका बच गया नियासिन, वो आपका फोर्थ हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एड आपको बताना है, स्नेक बाइट हुआ है और इस केस में आपको सारे के सारे फर्स्ट एड करने हैं एक्सेप्ट एक को छोड़कर। तो यहाँ पे कौन सा एक फर्स्ट एड केयर नहीं करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सर्च ऑफ ए लोकल पॉपुलर स्नेक चार्मर। यानी जो सपेरे होते हैं, लोकल जो सपेरे होते हैं, उनको ढूंढ के आप लेकर आएंगे, तो ये आपका काम नहीं है, ये फर्स्ट एड का काम नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों सही है, यानी ये फर्स्ट एड कह रहा है स्नेक बाइट की, याद कर लेना, आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम आईयूसीडी इंसर्शन ऑल आर टू एक्सेप्ट। यहाँ पे मतलब जब पोस्टपार्टम टाइम में आईयूसीडी जो इंसर्शन किया जाता है उसके रिगार्डिंग सारे के सारे सही है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन गलत है, आईयूसीडी इंसर्शन इज डन बाय एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये तो गलत बात है। जब ट्रेंड डॉक्टर हो तो वो पीएससी पे भी इंसर्ट कर सकता है, सीएससी पे भी इंसर्ट कर सकता है, और इवन एएनएम भी इंसर्ट कर सकती है सब सेंटर पे, लेकिन कंडीशन ये है कि ट्रेनिंग उसकी अच्छे से हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन गलत है, यानी यहाँ पे जो गलत जवाब पूछा गया है वो आपका ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिथायरिज्म जो होता है वो कैसरी दाल के कंजप्शन से होता है। अब आपको ये बताना है कि इससे कैसे क्या बचा जा सकता है, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। तो जो कैसरी दाल होती है उसको हम क्या करेंगे, सॉक करेंगे। सॉकिंग करके हम कैसरी दाल को अगर यूज़ करते हैं तो लिथायरिज्म होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इससे हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, सॉकिंग करेंगे कैसरी दाल को। नेक्स्ट देखिए, जेएसवाई के अंतर्गत, जेएसवाई के अंतर्गत जो लो परफॉर्मेंस स्टेट होते हैं उनमें अर्बन एरियाज़ में महिला को कितने क्या रुपए जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ये आपको सिंपल सा सवाल पूछा गया। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1000, 1000 रुपये। देखिए मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ, एक तो होता है आपका LPS, LPS, एक होता है आपका HPS यानी लो परफॉर्मेंस स्टेट एंड हाई परफॉर्मेंस स्टेट। जो हाई परफॉर्मेंस स्टेट है इन दोनों में मैं आपको और बता देता हूँ, एक तरफ है आपका रूरल, एक तरफ आपका अर्बन। रूरल में आपको जो है 1400 रुपये मिलते हैं लो परफॉर्मिंग स्टेट में, और जो अर्बन है उसमें 1000 रुपये। तो यहाँ पे 1000 रुपये ये आपको बताना है, क्योंकि लो परफॉर्मेंस स्टेट में कहाँ का पूछा है, अर्बन एरिया का, तो 1000 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हाई परफॉर्मेंस एरिया में, जो हाई परफॉर्मेंस स्टेट होते हैं उनमें रूरल में 700 रुपये दिए जाते हैं और अर्बन में 600 रुपये दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये प्रोत्साहन राशि मिलती है JSY स्कीम के तहत। तो यहाँ पे 1000 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलरेशन ऑफ रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत लंबी सारी लाइन लिखी हुआ है, पढ़ लीजिए आप इसको, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिटेनी के रिगार्डिंग कौन सा एक सही नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत है, टिटेनी के रिगार्डिंग नहीं है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है विथ इंक्रीज बोन मास, ये होता है ऐसा, टिटेनी में बिल्कुल नहीं होता है। बाकी रैपिड स्पाज्म मसल में होगा, कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, ये सारी कंडीशंस टिटेन में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसेंशियल ड्रग लिस्ट इंक्लूड ऑल। इसेंशियल जो ड्रग लिस्ट होती है उसमें सभी को इंक्लूड किया गया है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडिसिन फॉर रेयर डिजीज। जो बहुत कम डिजीज़ कंडीशंस में काम आए ऐसे मेडिसिन को क्या इसेंशियल ड्रग लिस्ट में इंक्लूड किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया। तो यहाँ पे यही तो पूछा गया, एक्सेप्ट पूछा गया, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट इन्वोल्यूशन जो यूट्रस का होता है
वो कितने दिनों में होता है डिलीवरी के बाद। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है, ये भी आपको मॉडल पेपर्स में दिया गया था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया यहाँ पे प्लेसेंटा को लेकर कि प्लेसेंटा के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, इनमें से आपको बताना है कौन सा ट्रू यानी सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन जो है सेकंड और थर्ड इनके साथ में जाना चाहूँगा। बाकी देखते हैं क्या आंसर वो मानते हैं। हो सकता है वो सेकंड ओनली भी मान ले, हो सकता है वो जो है फोर्थ ओनली भी मान ले। तो यहाँ पे वैसे मैं आपको सेकंड एंड थर्ड के साथ अभी जा रहा हूँ, बाकी ऑफिशियल आंसर की जैसी आएगी वैसे हम आपको बता देंगे। तो ऑप्शन बी के साथ में अभी आपको जाना है, बाकी जैसी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब और आपको बता देंगे। तो 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हो सकता है चेंजेस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस में आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चंस, ओनली 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश कंट्रोल स्टडी में क्या एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ओनली ऑड्स रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ करने वाले सारे के सारे सही मेथड है। तो देखिए कौन कौन से हैं। इंट्रायूटाइन डिवाइसेस इंसर्शन विद इन 5 डेज, सही बात है। OCP जो है विद इन 72 आवर्स लेते हैं। मिफेप्रिस्टोन 10 mg विद इन 72 आवर्स, ये भी लेते हैं। पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ लेने वाले तीनों के तीनों मेथड क्या है, सही है। यानी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है, जब आप HIV पेशेंट को काउंसलिंग दे रहे हैं तो कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, क्या आप उसको एक काउंसलिंग नहीं देंगे। तो देखिए कौन कौन सी काउंसलिंग देंगे आप। डू नॉट डोनेट ब्लड, बिल्कुल सही बात है, ये आप काउंसलिंग देंगे। डू नॉट शेयर नीडल एंड सिरिंज, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है ये भी, मतलब सेक्सुअल पार्टनर के साथ में अगर HIV स्टेटस है तो इसके बारे में भी बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो नहीं है वो काउंसलिंग जो आप नहीं देंगे वो है आपकी ऑप्शन थर्ड, इट्स ओके टू स्कीप योर मेडिसिन्स, मतलब ये कोई ज़्यादा खतरनाक कंडीशन नहीं है और आप अपनी दवाइयाँ जो है स्किप कर सकते हैं, ये गलत बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग जो एब्जॉर्प्शन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 1 एंड 3 इनके साथ में मैं जाना चाहूँगा, 1 एंड 3। तो यहाँ पे जो सेकंड है वो आपका गलत जवाब है। तो यहाँ पे सेकंड जो है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन 1 और 3 ही आपका यहाँ पे रिमेनिंग रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और जो थर्ड है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग जो 2 स्टेटमेंट है 1 एंड 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट यहाँ पे मतलब येलो फीवर के रिगार्डिंग कौन कौन से ट्रू स्टेटमेंट है वो आपको बताने हैं। तो फर्स्ट एडीज से ट्रांसमिट होता है, अच्छी बात है, सही बात है। फ्लेवी वायरस से कॉज्ड होने वाली डिजीज कंडीशन है, सही बात है। इंसिडेंस जो है वो इंक्रीज होते हुए ह्यूमिडिटी की वजह से, सही बात है। यानी कि 1, 3, 4 ओनली, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है 10 से 14 दिन मीजल्स का होता है, येलो फीवर का नहीं होता है। येलो फीवर का आपका होता है 3 to 6 डेज, और ये भी मैंने आपको मॉडल पेपर्स में अच्छे से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक साइकिल दे रखी है और सीक्वेंस में आपको बताना है, ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है जो आपको सही से इंडिकेट कर रहा है, तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपकी स्टेज आएगी हाई स्टेशनरी, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 आ रहा है, तो देख लीजिए बाकी रिमेनिंग आपके सारे आ जाएंगे। सबसे पहले आएगी आपकी हाई स्टेशनरी, उसके बाद में अर्ली एक्सपांडिंग, उसके बाद में लेट एक्सपांडिंग, उसके बाद में लो स्टेशनरी, देन सबसे लास्ट में आपका आएगा डेक्लाइनिंग। यानी 5, 1, 4, 2, 3, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है, ये तो मैंने आपको बहुत बार बता भी दिया है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोराइड रिच वाटर एरिया है और वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डीफ्लोराइडेशन कर रहे हैं वाटर का, तो ये किस टाइप के लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। तो देखिए जिन्होंने भी यहाँ पे प्राइमोर्डियल टर्सरी सेकेंडरी किया है गलत जवाब है, जिन्होंने प्राइमरी किया है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कौन सा वो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो एनटीडी, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ। एनटीडी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस को कम करने के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड से हम एनटीडी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन, हाइपरटेंशन की कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ये पूछा गया है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे एज, सेक्स, जेनेटिक फैक्टर,
एथनिसिटी, ये सही जवाब है। और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का पहले भी एक सवाल पूछा जा चुका है। मतलब इस एग्जाम में 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, है ना। नेक्स्ट मॉडिफाइबल जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ओबेसिटी, साल्ट इंटेक, सैचुरेटेड फैट, डाइटरी फाइबर स्टेज। हाइपरटेंशन जो है वो आइसबर्ग डिजीज है, ये भी अच्छी बात है। यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी हाइपरटेंशन से सवाल पूछा गया है कि जो हाइपरटेंशन की प्रिवलेंस है एज एंड सेक्स के रिगार्डिंग कौन सी एक स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से मैं आप ऑप्शन सेकंड के साथ जाऊंगा। बाकी क्या ऑप्शन कौन सा आंसर RSMSSB मानता है वो ऑफिशियल आंसर के में देख लेंगे। तो एज जो है 60 to 69 ईयर्स, जो सेक्स मेल में 43% प्रिवलेंस रेट होती है और फीमेल्स में 60% होती है। तो यहाँ पे ओनली सेकंड ओनली के साथ हम यहाँ पे भी जाएंगे। बाकी देख लेते हैं 4-5 क्वेश्चंस, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जो भी ऑफिशियल आंसर की आएगी उस दौरान एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा फास्टली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी जैसे ही टाइम मिलेगा और हम बात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट है जो सेंट क्रोमन के रिगार्डिंग सही है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट से यहाँ पे सवाल पूछा गया है। सबसे पहले देखिए मार्केट अंडर नेम ऑफ सहेली, जो सेंट क्रोमन है वो सहेली के नाम से आती है, अच्छी बात है, सही बात है। और इसको जो सेंट क्रोमन है इसको बनाने वाली जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है, लखनऊ में है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट ये मार्केट में 5 रुपये में मिलती है, गलत बात है, ये तो फ्री में मिलती है। नेक्स्ट नॉन स्टेरॉइडल एंड नॉन हार्मोनल पिल है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4, सॉरी यहाँ पे जो ABC ये तो सेंट क्रोमन के बारे में सही है, कौन सा सही नहीं है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब आपको करना था। तो ये थे दोस्तों 100 क्वेश्चंस जिनके आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। 4-5 क्वेश्चंस मैं फिर कह देता हूँ, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आंसर जो है वो RSMSSB जैसा मानेगी वैसा अपने को भी मानना पड़ेगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स बताए गए हैं वो सारे के सारे रिलायबल है और सारे के सारे सही है, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ से मैच कर लीजिए कितने के क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। बाकी 4-5 क्वेश्चंस 4-5 नंबर्स आप ऊपर नीचे अपने रख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।